दोस्तों, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के इस एक और लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि इस पाथ के चक्कर काटेगा और हमें पता करना है कि इसकी वजह से कितना डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, आपको याद होगा कि इससे पहले इस चैप्टर में मैं आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ा चुका हूं, आपको सोलेनॉइड पढ़ा चुका हूं, टोरॉइड पढ़ा चुका हूं, काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुका हूं। ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स में से एक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है -e, जो कि एक सर्कुलर पाथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर काट रही है और उस सर्कुलर पाथ का मतलब इस पूरे सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल r दिया हुआ है। अब चूंकि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है तो पहले हमें करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन पूरा एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेगा तो इसके अंदर इसको कुछ टाइम पीरियड तो लगेगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि इसको t टाइम पीरियड लगा है, कैपिटल T टाइम पीरियड लगा है। तो अब अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट पैदा हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है I इज इक्वल्स टू में Q अपॉन में T होता है, जहाँ पे Q की वैल्यू होती है चार्ज और T होता है टाइम। यहाँ पर Q की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? -e लिखेंगे क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, और नीचे T की जगह टाइम पीरियड T लिख देंगे। यहाँ पे माइनस साइन ये दिखा रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो करंट कहाँ फ्लो होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिलहाल के लिए अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें इस इलेक्ट्रिक करंट का तो वो क्या होगा? E अपॉन टी होगा। अब इसी फॉर्मूला की मदद से हम आगे कुछ और रिलेशंस भी निकाल सकते हैं, जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर यहाँ पर है और इसकी लीनियर वेलोसिटी v है, हमें पता है कि जब ये ट्रेवल करेगा तो इस पॉइंट पे इसकी लीनियर वेलोसिटी कुछ होगी, तो वो अगर v है और रेडियस r है तो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। भाई कितने टाइम पीरियड में ये यहाँ पहुँच जाएगी रिवॉल्व करके? तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू में 2πr अपॉन में लीनियर वेलोसिटी। ये बात हम लोग जानते हैं, टाइम पीरियड की वैल्यू यही होती है कि 2πr मतलब इसने पूरा कवर किया और v वेलोसिटी है इसकी हर पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी, तो v नीचे आ गया। तो ये t की वैल्यू हो गई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो हम इसका उल्टा कर सकते हैं v अपॉन में 2πr। और एंगुलर वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है तो हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? 2π मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ये देखिए सिंपल फॉर्मूलाज हैं, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ रिलेशंस के अंदर। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू में 2π तो ऐसे ही रहेगा, f की वैल्यू आप रख दीजिए v अपॉन में 2πr। 2π से 2π कट गया तो आपकी वैल्यू निकली v अपॉन में r। तो हमने तीन रिलेशंस और निकाल लिए, एक तो टाइम पीरियड, एक फ्रीक्वेंसी और एक एंगुलर वेलोसिटी। तो आपके पास चार चीज़ें आ गई हैं। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट इतना होगा, यहाँ पे इसका टाइम पीरियड ये होगा, फ्रीक्वेंसी ये होगी और एंगुलर वेलोसिटी ये होगी। इन चार रिलेशंस से हमें अब करंट के चार रिलेशंस निकालने हैं। मतलब करंट का एक फॉर्मूला तो ये निकला ही है ऊपर, अब हमें इसे इस वेलोसिटी v और रेडियस r के टर्म्स में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, I इज इक्वल्स टू में E अपॉन में T। v और r की टर्म्स में निकालना है तो इस टाइम पीरियड की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये है, तो उल्टा करके रखेंगे तो v अपॉन में 2πr इस तरीके से निकलेगी। तो ये जो वैल्यू है करंट की ये v और r के टर्म्स में लिख लिए, आप लोग देख सकते हो। तो ये करंट का दूसरा रिलेशन है, एक तो ये फॉर्मूला है, एक ये निकल गया। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकालनी है करंट की वैल्यू, तो वो कैसे निकलेगी? देखो, अभी अभी हमने ये फॉर्मूला निकाला है E और v अपॉन में 2πr करंट की वैल्यू। आप जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है? v अपॉन में 2πr। तो इस पूरे को फ्रीक्वेंसी से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो वैल्यू निकलेगी I इज इक्वल्स टू में E मल्टीप्लाई बाय f। तो ये होगी करंट की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। अब एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में भी निकाल के दिखाइए, तो वो हम कैसे निकालेंगे? देखो, वो भी बहुत आसान है। अभी अभी हमने फॉर्मूला ऊपर वाला निकाला है EV अपॉन में 2πr। आप जानते हैं कि जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू v अपॉन में r होती है, तो v अपॉन में r को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम ओमेगा से, तो कर दीजिए I इज इक्वल्स टू में E ओमेगा अपॉन में 2π। तो ये हो गई करंट की वैल्यू। तो इस तरीके से आपने चार तरीके से करंट की वैल्यू निकाली है। एक ये E अपॉन में T ऊपर वाला, उसके बाद V और R के टर्म्स में ये वाला निकाला, आपकी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ये वाला निकाला और एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में ये वाला निकाला। तो चार तरीके से आप इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट पैदा हो रहा है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, और फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो है ही। तो ये वो रिलेशंस हैं जो आपको सबसे पहले निकालने होते हैं। क्यों निकालने होते हैं? क्योंकि हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है।
अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, अगर इस कॉइल में या फिर इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है तो इससे की वजह से करंट भी बन रहा है, करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको ये बताता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है करंट की वजह से। सही है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं पहले की वीडियोस में। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है एक करंट कैरिंग कॉइल के लिए? वो होता है म्यू इज इक्वल्स टू में एन आई ए। ये बात हम लोग जानते हैं। एन क्या है? इस आपकी कॉइल जो है, जो सर्कुलर पाथ है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं। आई ये है कि इसके अंदर करंट कितना बह रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ए इसका क्या होता है, एरिया होता है कि ये कितना बड़ा है। ठीक है, तो आप एन की वैल्यू क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही सर्कुलर पाथ है, एक ही है कॉइल, एक ही फेरा है। तो एन इज इक्वल्स टू में 1 लिख दो, तो म्यू इज इक्वल्स टू में आई ए निकली वैल्यू। ये है डायपोल मोमेंट की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है करंट की और एरिया की। अब करंट की हमने 4 वैल्यूज निकाली, अभी निकाले 4 रिलेशंस। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला रिलेशन ले लेंगे, ई वी अपॉन में 2 पाई आर वाला। तो म्यू इज इक्वल्स टू में ई वी अपॉन में 2 पाई आर। एरिया की जगह क्या लिखेंगे? इस कॉइल का एरिया, ये सर्कुलर कॉइल है, इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। पाई से पाई कैंसिल होगा, आर से आर कैंसिल होगा, तो टोटल वैल्यू कितनी निकलेगी? म्यू इज इक्वल्स टू में 1/2 ई वी आर। इससे आपको नोट कर लेना है, ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस कॉइल का या फिर इस सर्कुलर पाथ का। इसमें आपको कोई दिक्कत आई है? कुछ खास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंपल मैथमेटिक्स लगाई है, सिर्फ वैल्यू रखी है और चीज़ों को कैंसिल आउट किया है। तो आपके पास करंट की वैल्यू हो गई, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू हो गई। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आपको करनी पड़ेगी समझने के लिए। देखो, हम क्या जानते हैं कि देखो, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, रेडियस है, ये बात तो सही है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में कुछ मास भी तो होगा ना भाई। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके बाद चार्ज है तो मास भी है, तो आपको मास भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को। तो म्यू इज इक्वल्स टू में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय वी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय ई अपॉन में क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है? नहीं है, क्योंकि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन काट दो, पहले वाला निकल आएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, समझने लायक बात, यहाँ पे है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस है। इन तीनों को मिला के देखो, सोचो कि एक पार्टिकल है, आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, एक पार्टिकल है जिसमें इलेक्ट्रॉन के बराबर मास है, वो v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है एक सर्कुलर पाथ के अंदर जिसकी रेडियस r है। तो आप इसको क्या कहोगे? एंगुलर मोमेंटम कहोगे। सीधी सी बात है कि भाई मास है, उसके पास एक वेलोसिटी है, तो मोमेंटम बनेगा। लेकिन वो रेडियस के हिसाब से घूम रहा है, मतलब एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो वो मोमेंटम कौन सा होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा। तो ये जो तीनों मिलके क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? एल लिख सकते हैं। तो आप लिखोगे म्यू इज इक्वल्स टू में ई एल मल्टीप्लाई बाय 2m e। करेक्ट। अब आप एक काम कर सकते हो कि इस L को उठा करके इधर ले आओ, तो म्यू अपॉन में L इज इक्वल्स टू में E अपॉन में 2m e। अब जरा गौर से देखना, E क्या है? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। me क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। 2 क्या है? कांस्टेंट है। अब देखो, चार्ज बदलेगा नहीं, वो कांस्टेंट है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बदलेगा नहीं, वो कांस्टेंट है। 2 भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा एक कांस्टेंट बन जाता है, जिसको हम कहते हैं चार्ज मास कांस्टेंट। ये हालांकि बहुत फेमस टर्म है कि चार्ज मास कांस्टेंट क्या है। तो अब अगर आप इस पूरे फॉर्मूले को समझो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। फिर से, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है? ये म्यू है, पर आपका एंगुलर मोमेंटम है जो मैंने एल नीचे लिखा है इज इक्वल्स टू में एक कांस्टेंट। तो मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो हर बार इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है। अगर एंगुलर मोमेंटम बढ़ गया, थोड़ी देर के लिए मान लो वेलोसिटी बढ़ गई, तो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बढ़ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जब तेज भागेगा इस सर्कुलर पाथ में तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा। तो आप लिख सकते हो कि जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करता है। इस चीज को आप लोग जायरो मैग्नेटिक रेशियो भी कहते हो। इस नाम को आपको याद रखना है कि ये जो रेशियो आपको दिख रहा है अभी मैंने बनाया है, इसको आप जायरो मैग्नेटिक रेशियो भी कहते हो।
ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट निकलती है वैल्यू, हालांकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट की 8.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 कूलम पर केजी होती है। इसकी वैल्यू अलग से कैलकुलेट करके कभी बता दूंगा मैं आपको। यहाँ मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो उसके एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट समझ में आया हो, जिसकी वैल्यू ये निकली है। और ये जितने भी मैंने आपको डब्बे में दिख रहे हैं फॉर्मूलाज, इन सबको आपको ध्यान में रखना है, रिलेशंस को ध्यान में रखना है। अब हम अगली वीडियो में क्या करेंगे कि इसकी मदद से मैग्नेटॉन को समझने की कोशिश करेंगे कि मैग्नेटॉन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आई हो, कोई क्वेरी आई हो, या फिर हमसे कोई गलती हो गई हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।